तो उसमें इलास्टिक कोलिजन के अंदर टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर केवल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, ये हमने कल करा था, ठीक है ना। ये मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई थी आपने, फिर आपने काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई थी, फिर आपने 1 1 वाले एक तरफ ले लिए थे, इसमें भी और इसमें भी। तो इक्वेशंस क्या बनी थी, m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। अगर मैं इसके 1 वाले इधर ले लूँ और हाफ हाफ काट दूँ सारे, तो ये आएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। या उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ना, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, है ना। और यहां से भी अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा m1 v1 माइनस u1 m2 u2 माइनस, और हम इनको डिवाइड कर ले। ये हम परसों करके गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। m1 से m1 काट दो, m2 से m2 काट दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी कट गया, a प्लस बी बच गया, v1 प्लस u1 इज इक्वल टू u2 माइनस प्लस v2। अब आप इसको लिख सकते हैं u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। एक बार दोबारा से उस फिगर को याद करो जो बनाई थी हमने। क्या कहा था, हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, वो u1 वेलोसिटी से इस बॉडी का m2 का पीछा कर रहा है u2 वेलोसिटी से। टक्कर कब लगेगी, क्या टक्कर कब लगेगी, जब u1 u2 से ज्यादा होगा। एक बात बताओ, पहले चैप्टर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी, फर्स्ट चैप्टर में हमने उस टाइम कहा था कि अगर कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये बॉडी 16 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो बताइए इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वानी कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। बेटा सिंपल है बिल्कुल, ये 30 कदम आगे जाएगा, ये 16 कदम आगे जाएगा, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना कम होगा दोनों के बीच में, 14। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 14। तो 14 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली आपने, u1 माइनस u2। दूसरी बार में क्या होगा, जब टक्कर लग जाएगी, अब ये तेज चल रहा है, ये इसमें टक्कर मारेगा, इसकी स्पीड तो कम हो जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो अगर मैं v1 v2 यहाँ लिख दूं तो कौन ज्यादा है, v1 तो कम हो गया, v2 ज्यादा है। इनकी रिलेटिव स्पीड निकालूं तो ज्यादा में से कम माइनस कर देता हूँ। अभी मैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा, तो सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलेगी, v2 माइनस v1। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकली, u1 माइनस u2। अरे तुम तो ये क्या चीज है, अगर आप देखें तो ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, यही नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आती। v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आती। इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, या वैसे हाँ हाँ कर रहे हो, हाँ भाई समझ रहे हो, थैंक यू। लगा बड़ा कॉन्फिडेंट है, मस्त आदमी। ये 30 है, हाँ स्पीड बढ़ी क्यों, चलते हुए आदमी में पीछे से ठोक लाता है, क्या होगा, और आगे वाला बेचारा जितना तेज चल रहा था वो जाके उसने टक्कर मार दी, उसमें उसकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी ना भाई। रुकी हुई चीज थोड़ी है, रुकी हुई होगी तो चल पड़ेगी, लेकिन ये जो तेज चल रही है एकदम से स्पीड कैसी होगी, कम होगी, टकरा जाएगी सामने कुछ चीज आ गई इसकी। तो इसको क्या बोलते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या आया, v2 माइनस v1। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कितनी वेलोसिटी से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, है ना। और ये सामने क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से अब वो सेपरेट हो रही है दोनों। ये रिलेटिव वेलोसिटी उससे इससे एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, परसों जो हम कर रहे थे
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करी, मोमेंटम कंजर्व किया, 1 1 वाले और 2 2 वाले हम एक तरफ कर चुके थे परसों, इतना कर लिया था हमने, है ना। फिर हमने इनको डिवाइड कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी बच गया, a प्लस बी बच गया, ये एक तरफ ले लिए u1 u2 v2 उसके बाद में इनको यही समझा रहा था, अगर ये 30 मीटर पीछे का लेट आओगे एक्स्ट्रा कराऊंगा तो उसके समोसे अलग खाऊंगा, लिखते जाना। 30 मीटर पर सेकंड से बॉडी चल रही है और ये 16 से चल रही है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हो, माइनस करके। याद आया, जब दो एरोप्लेन ऐसे जाएंगे, याद करो कितनी बार कर चुके यार, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन जो हमने करा था। ये प्लेन चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से, ये प्लेन चल रहा है 200 किलोमीटर पर आवर से, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 300, क्योंकि 1 घंटे में 100 ये इधर आएगा, 1 घंटे में 200 ये इधर आएगा, तो दोनों की डिस्टेंस 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 300, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इस केस में भी ऐड होती थी, इस केस में भी ऐड होती थी, और पीछा करने वाले केस में माइनस। पहले तो हमने सिंपल भाषा में यही समझा था, बाद में हमने 2D में भी ए बी और बी वो सब लेने शुरू करे, अदरवाइज तो यही कर रहे, यही तो करा था, ये रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, इसको लिख लेना कहीं, यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग शुरू हो गया। चलिए करिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिल्कुल नया, जो अभी तक हमने नहीं किया है। अब आगे चलिए, अब हमें वेलोसिटीज निकालनी है कि टकराने के बाद वेलोसिटीज कितनी हो। ये इक्वेशंस ध्यान रखना, बस ये इक्वेशन निकल आई हमारी, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये जो काइनेटिक एनर्जी वाली है आपकी, ये तीसरी इक्वेशन। इनका ही काम करना है, बताओ। यहाँ से एक वैल्यू निकालूंगा और यहाँ सब्सटीट्यूट करो, लिखो लिखो, इसमें से एक काम करो, v2 की वैल्यू निकाल ही लो, साइड में कर लो, मैं स्लाइड बदलने वाला हूँ। v2 का वैल्यू कितना आएगा, u1 माइनस u2 प्लस v1 आ गया। और इसको, इस इक्वेशन का कुछ नाम दे रखा है क्या, 1 2 नहीं दे रखा तो डाल दो। इसमें v2 की वैल्यू यहां से उठाकर, और कहां पे है v2, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। बस कर देना, सॉल्व करने का झंझट मत लेना, मैं फॉर्मूले दे रहा हूँ, सीधे याद करने हैं। क्या हुआ मुझे बताओ, इस ये v2 की वैल्यू, इसको उठा के मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन में डाल, सिर्फ पुट कर देना, सॉल्व नहीं करना, पुट कर देना बस। आप देखो, और नीचे लिख दो ऑन सॉल्विंग वी गेट, v1 का वैल्यू आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा इसमें u1 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस, लिखो। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, सॉल्व करने की टेंशन मत लेना, सीधा इक्वेशन याद कर लेना। यहाँ v1 आ रहा है, तो देखो ध्यान रखा करो 2m2 u2 आएगा। ऐसे ही अगर v2 निकालूंगा तो यहाँ लिखा जाएगा m2 माइनस m1 m1 प्लस m2, v1 था तो u1 आ गया, तो v2 है तो u2 आ जाएगा। और यहाँ 1 के साथ ये 2 वाली आई थी दोनों, तो 2 के साथ, बस ये याद करने का तरीका है, और तो कैसे, ये m1 प्लस, ठीक है जी। ये हमारी वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन आ गई, ये पहले वाले की वेलोसिटी और ये दूसरे वाले की वेलोसिटी। अब इसके कुछ स्पेशल केस हमें करने हैं, वो हम करें, लिखिए जरा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, स्पेशल केस में पहला केस लिखिएगा, जब दोनों बॉडी के मास सेम हो जाएं। Let us take masses of both the bodies to be
m क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर दो बराबर मास की बॉडी टकराएं तो क्या होगा? कैरम बोर्ड खेला है, कैरम बोर्ड में आप स्ट्राइकर से कॉइन यानी गोटी को मारते हो, है ना? लेकिन कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर है वो बड़ा है, भारी है, और गोटी हल्की है। अगर गोटी से गोटी को मारोगे, यहाँ पर ये गोटी रखी हुई है और आपने इसको इस गोटी से यानी कॉइन से हिट किया आपने, तो क्या होगा? धीरे से आपने से हिट किया, क्या होगा? प्रैक्टिकली सोच के देखो। अरे गलती तो हो जाएगा, बोल तो कौन सी वाली? ये रुक जाएगी, इसका क्या होगा? ये मोशन में आ जाएगी। बस इतना फर्क और डाल दो इसके अंदर। जब मैं तेरे तरफ देखा करूँ तो आंखें नीचे मत करो, आंखों में घूर के देखा करो। मैं इनको नहीं छोड़ता, तू तो लड़का, आंखों में घूर के देखा करो। बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। टीचर ही तो हूँ, राक्षस थोड़ी। तो यहाँ से आपने इसको हिट किया, अभी फिलहाल मैंने मान लिया कि ये रेस्ट पर है। अगर आप इससे गोटी को इसको मारोगे तो ये तो यहाँ बैठ जाएगी और ये वाली इसकी वेलोसिटी को लेके आगे चली जाएगी, एक्सचेंज हो जाएंगी वेलोसिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी इक्वेशन बोलेंगी अभी। m1 और m2 आपने बराबर डाले, m1 m2 डाले, ये तो 0 हो गया, ये कट गया। और यहाँ पर डाला आपने m, तो ये हो गया 2m, m प्लस m, ये भी 2m, 2m से 2m कट गया, तो v1 किसके इक्वल आ गया? ये देखो, पहले वाले की वेलोसिटी कैसी हो गई जिससे दूसरा वाला चल रहा था, है ना? और यही चीज यहाँ करो, ये तो कट ही गया, mm बराबर हो गए 2m और ये भी 2m, ये भी कट गया, तो v2 किसके बराबर आ गया? यानी बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। दोबारा बोले, दोबारा बोले, पूछ रहे थे कुछ? अच्छा, बॉडीज बोलो, बताओ। बॉडीज एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। इसमें एक सब केस ले लो। क्या सब केस? व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट। जब टारगेट बॉडी ही रेस्ट पर हो, टारगेट बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? अरे टारगेट बॉडी भाई, ये दूसरी वाली वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? इसको तो छोड़ दो, u2 वेलोसिटी से। ये कह रहा है अगर ये रुकी हुई हो, जैसे अभी हम कैरम बोर्ड में कह रहे थे ये गोटी रुकी हुई है, इससे मार रहे हैं, है ना? तो अगर ये u2 0 हो जाए तो क्या होगा? u2 0 हो जाए, मास बराबर हो चुके हैं, ये कट गया, u2 0 हो गया, ये भी कट गया, तो v1 कितना हो गया? 0 हो गया। तो लिखो इसको कहीं पर, when target body is at rest, तो u2 कितना हो गया? 0। अब v1 v2 कितने कितने हो गए? बताओ, तुम बताओ, मेरे से मत करवाओ यार। v1 v2 के फॉर्मूलों में देखते जाओ। तेरा हेलो मोटो। अच्छा, आज मुर्गा नहीं बोला? अरे क्लास में फोन। u2 equals to 0। हाँ बताओ, मुझे बताओ क्या है? क्या आएगा? v1 तो कितना आ गया? 0। सब केस किसका है? मासेस तो सेम है ही हैं, उसके अलावा जो दूसरी वर्ड पहली जिसमें हिट कर रहे थे वो रुकी हुई है, इसके अलावा। तो v1 कितना हो गया? v2 कितना हो गया? ठीक है जी, एक काम करते, इसको ऐसे लिख देते, ये कैरम का कॉइन है, ये भी कैरम का कॉइन है। कॉइन क्यों ले रहा हूँ, स्ट्राइकर क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि मास बराबर है, मास बराबर है, इसका मास m, इसका मास। आपको केस याद आ जाएगा कि क्या हो रहा है ना? प्रैक्टिकल याद रहेगा। u1 0 कैसे हुआ? सॉरी, u1 v2 के बराबर कैसे हुआ? ये वाला मैंने नहीं करा, अपने आप हुआ। देखो m1 m2 तो कट गए, ये तो गया हमारा। अच्छा, इन ये भी कट गए, 2m 2m भी कट गए,
तो V2 किसके बराबर आ गया? U1। जो बोल रही हैं आपकी इक्वेशंस बोल रही हैं। आगे चलिएगा। बस इसको तो यहाँ खत्म ही रखो। नेक्स्ट केस लो इसका, व्हेन टारगेट बॉडी, इसका नाम क्या रखा हमने? एबीबी नाम दिए थे कि नहीं दिए थे? देखना फिर दिए थे ना। टारगेट बॉडी बी थी ना। व्हेन टारगेट बॉडी बी इज ऑफ वेरी लार्ज मास m as compared to striking body, as compared to striking body of mass छोटा है। अब हमारा भविष्य तोमर है, ये खली खड़ा हुआ है और ये हमारा भविष्य तोमर आया। ये गया जोर से हिट किया इसको, भाग के गया। अब तुम्हें पता है क्या होने वाला है। यही एग्जाम्पल, सच्ची में यही एग्जाम्पल। दीवार में बॉल मारोगे क्या होगा? इस गरीब का भी यही होने वाला है ना। ये तो हिलेगा नहीं। चलिए देखिए इसको, ये मेरे से मत करवाओ, तुम देखो। इसका वेलोसिटी कितना है? u1। ये किस पर है ना, तो इसकी वेलोसिटी u2 तो हमारी कितनी हो गई? 0 हो गई। मास इसका बहुत छोटा है और इसका बहुत बड़ा है, यानी m इज वेरी मच ग्रेटर देन, m इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m। अब ये जो आपकी v1 v2 इक्वेशंस है ना, उनमें डालें, देखिए कुछ बनता है क्या। अभी जो तुमने जवाब दिया था ना, तो वही जवाब निकलेगा। इक्वेशन में खुद डालोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, मेरे से करवाओगे तो फायदा कुछ नहीं। v1 v2 की वैल्यूज पकड़ो। क्या आया? क्या आया? माइनस दिखाओ कहाँ है? अच्छा, तुमने मास कितना? u1 तो 0। अच्छा ठीक है। देखो पहले केस में अगर मैं यहाँ देखूं तो ये टारगेट बॉडी किस पर थी? तो इसका ये तो 0 हो ही गया, तो ये तो सारा 0 हो गया। बचा यहाँ, इस बॉडी का मास है m और इस बॉडी का मास है m। इस बॉडी का मास है m और इस बॉडी का मास है m। ठीक, इस m में से इसको m को माइनस करूंगा तो बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू आई, और इसमें कुछ ऐड कर लूंगा तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ नेग्लिजिबल है, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कह सकता हूँ भाई ये 500 किलो की चीज है और ये 100 ग्राम की चीज है, फर्क पड़ेगा? 500 किलो में से 100 ग्राम माइनस कर दूं या प्लस कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं m1 को नेग्लेक्ट कर दूं, कर दिया। ये m और m कट गए आपस में, क्या साइन रह गया? तो v1 किसके बराबर आया? माइनस u1, क्योंकि ये तो खत्म हो ही गया। नहीं समझ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ बेटा 100 ग्राम है मान लीजिए, और ये मान लो मैंने 500 किलोग्राम ले लिया। 100 ग्राम में 500 ग्राम जोड़ भी लेगी तो क्या होगा? 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम में ये 100 ग्राम जोड़ भी लेगी तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? समझ लेगी नहीं बात। और यहाँ इसमें ऐड भी कर लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो हमने कहा नेग्लेक्ट कर दो इसको, हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जब हमने इसको नेग्लेक्ट किया, अब ऐसा तो है नहीं कि खाली बिल्कुल ही नहीं हिले, थोड़ा बहुत तो बेचारा यूं होएगा, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि मोशन में तो आना नहीं है। हम तो सिंपल बहुत वैसे एग्जांपल ले। तो ये m1 की तो नेग्लिजिबल हो गया, m से m कट गया लेकिन साइन बच गया माइनस का, और साथ में क्या लगा हुआ है? तो v1 किसके बराबर है?
माइनस u1 के, तो v1 को लिख लो माइनस u1 के बराबर, तो v1 आ गया माइनस u1 के बराबर। क्या मतलब है? प्रैक्टिकली देखो, ये जितनी वेलोसिटी से गया उतनी ही वेलोसिटी से बाउंस बैक करके वापस आ, v1 और u1 बराबर है, बस नेगेटिव साइन के साथ। आप 10 से गए 10 से वापस, 10 से गए 10 से वापस, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। u2 के बारे में बताइए, उसके बारे में, v2 के बारे में, v2 के बारे में बताइए। ये तो वैसे ही आपने बोला 0 है, रेस्ट पर है दूसरी बॉडी, ये तो कट गया सारा। ये कौन सा वाला मास है? छोटे वाला है ना, और ये मास कौन सा है? अब क्या करूं? जल्दी करो, कितना है अभी है? जो वैल्यूज डाली हैं, देखो ध्यान से, हमने क्या बोला है, देखो ध्यान से। ये m, ये तो क्या बचा, m से m, सॉरी ये m और ये m तो बहुत ही छोटा है, 100 ग्राम समझो जो हम बात कर रहे हैं। ये हमारा बहुत सारा हो गया, 500-700 किलो हो गया। अब अगर मैं देखूं इसमें, तो डिनोमिनेटर में एक अच्छी खासी बड़ी वैल्यू रखी हुई है, u1 जो भी छोटा मोटा रहा होगा, ये डिनोमिनेटर इसका बहुत बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो ये वैल्यू कोई बहुत बड़ी तो आने वाली है नहीं, ठीक। और क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं आ रही है, तो मैं इसको सिर्फ ये लिख देता हूँ, इट इज नेग्लिजिबल। मैंने फिर बोला, 0 नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं हिलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जैसे तुम्हारे पास, ये तो तुम जानते हो, किसी का रेजिस्टेंस इतना बड़ा आ गया, है रेजिस्टेंस कुछ लेने लायक, ना के बराबर रेजिस्टेंस हो गया, तो वैल्यू बहुत छोटी आ गई, और मैं ये लगा दूँ, क्या करोगे इसकी वैल्यू कितनी कम आ गई? बहुत ही कम आ गई, इसीलिए हम कहते हैं नेग्लेक्ट करो, हमने छोड़ दिया। हमारी मैकेनिक्स में चल जाएगी, रेजिस्टेंस में तो नहीं होगी, ठीक है ना। हमारी मैकेनिक्स में चल जाएगा, क्या वेलोसिटी लिखूँ इसमें? अभी मान लो ये आ गई, ये बोला ये किलोमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो चल ही क्यों रहा है? धीरे से हो गया, बहुत ही धीरे हो गया, छोड़, नेग्लिजिबल है, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हम हटा दिया। दूसरा केस, तीसरा केस जो भी है, when the, अब उल्टा कर लो, अब खड़ी भाई साहब भागेंगे और हमारे यहाँ पे भविष्य तुमर खड़े रहेंगे। बताइए क्या? when, अब बेचारा, when striking body is very massive, then target body. अच्छा, पिछले वाले में क्या याद आया कि अगर हम भारी चीज में टक्कर मार रहे थे तो क्या हो रहा था, जो हल्की बॉडी थी वो वापस पलट के आ रही थी उतनी ही वेलोसिटी से, और बड़ी वाली वही खड़ी रही ऑलमोस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा ज्यादा। अब की बार क्या होगा ये भी देखो, छोटी वाली पीछे इधर को हाँ जाएगी, नहीं कितनी वेलोसिटी से जाएगी, असली बात तो ये है। तो ये ढूंढ रहे कितनी वेलोसिटी है, ऐसे कैसे बताओगे? उसमें जाओ इक्वेशन, वहां से ढूंढो, वो इक्वेशन बताएगी, ये वाली इक्वेशन बताइए। टारगेट बॉडी कौन है आपकी बात? टारगेट बॉडी कौन है? अरे इस बार टारगेट बॉडी कौन है? कौन सा है? छोटा है। टारगेट बॉडी देखो तो कंफ्यूजन मत रखो बिल्कुल भी। इस बार ये किस पर है? रेस्ट पर, और ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये मैं अगले केस में आऊंगा। इस बार ये चलता हुआ आ रहा है और ये किस पर है? रेस्ट पर। अब बताओ, उल्टा बना दूं जैसे बना रहे थे, ये जैसे बना रहे थे वैसे बना रहे थे। ये बॉडी आ गई बड़ी, इसकी वेलोसिटी हो गई u1, जो बॉडी छोटी वाली है जिसका मास m है, ये किस पर है? रेस्ट, ठीक है जी। और इसका मास ये, अब देखने में आसान लगेगा, उल्टी तरफ नहीं लगेगा। बताइए v1 कितना होगा, बताइए v2 कितना
तुम्हें लगता है हाथी के आगे कुछ आ भी जाएगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है? यानी ये जिस देखने में तो ऐसे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये u1 वेलोसिटी चल रहा है, छोटी मोटी कोई चीज़ सामने आ भी जाएगी तो क्या कर लेगी? ये तो अपनी वेलोसिटी से जाता रहेगा। इस ग्रिप का क्या होगा? फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूले में डालो, फॉर्मूले में डालो। नहीं ऐसे मत करो, कुछ चल जाएगा। फॉर्मूले में डालो भाई, फॉर्मूले में डालो, यहाँ डालो। भाई आपने u2 तो 0 कर ही दिया, तो इसे तो हटा दो। बचाइए, बचाइए। इस बार ये वाला मास, इसका मास सेम केस नहीं बन गया? v1 और u1 बराबर आ गए। क्यों बराबर आ गए? छोटा m तो नेग्लिजिबल है, बड़े m में से माइनस कर लो या बड़े m में प्लस कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। m से m कट गया, m से m कट गया, क्या बचा? यानी ये तो वही बात होगी, जिस वेलोसिटी चल रहा है उससे ही चलता रहेगा। देखिए उसको, तो ये तो आ गया u1 ना, मेरी डिस्टर्बेंस नहीं चल रही क्लास में, वैसे खास कर और v2 की बात करो, v2 की बताओ बताओ। और ये यूटी पीटी होते हैं तो दीदी छुट्टी ना दिया करें, कुछ नहीं मिलेगा। स्कूल के टेस्ट में पहले ही बता रहा हूँ, और ऊपर से लॉयंस। नहीं सर, कुछ कितने बच्चे फेल हुए हमारी क्लास में, फेल भी कर रहे हैं। फेल तो होंगे, तो अब आप एक मिनट रुक जाओ, कल 9 सुनना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। कम से कम नंबर दे रहे कम आएगा आराम से। v2 कितना है? कितना है? 2u1। अच्छा देखिए भाई कितना आया? आपने कहा u2 तो 0 है, u2 तो 0 है, तो ये तो गया। बचाइए, इसमें ये मास कौन से वाला है? बड़े वाला। ठीक, ये छोटा m और बड़ा m ऐड होएगा तो क्या बनेगा? नेग्लिजिबल है वो, तो ऐड करने में फर्क पड़ने वाला है। m से m कट गया, क्या बचा? 2u1। 2u1 इसका मतलब जो आपका ये वाला है इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा, ये तो ऐसे ही जाता रहेगा। और ये जो है ये अपनी इसकी पहले वाले की दुगनी गति से भाग 2u। ठीक है जी तोमर साहब, आप भागे डबल वेलोसिटी से, खली की डबल वेलोसिटी से, और खली में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है। ये इसके कुछ केसेस थे। ये था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। एक आएगा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, थोड़ा सा वो भी बताता हूँ। लिख खोल रहा है, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन चल रहा है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। जो तूने कर लिया पूरा वहां पे, कोलिजन नहीं कराया अभी। अच्छा ही होता है ना, पहले यहाँ हो जाता है, कम से कम तुझे कुछ कुछ याद रहता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया हमने इसमें। ये एक बॉडी है, u1 वेलोसिटी चल रही है, ये दूसरी बॉडी है, u2 वेलोसिटी चल रही है। कैरम बोर्ड में क्या हमेशा गोटी को सीधा ही मारते हो? कई बार आप क्या करते हो, यहाँ हिट करते हो, यहाँ हिट करते हो, तो ये गोटी तो कहीं यहाँ को चली जाती है, ये वाली पहले वाली, और दूसरी वाली यहाँ को चली जाती है। अब की बार तो हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ, सीधा 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 स्ट्रेट लाइन में टक्कर लगी। अब तो आपने यहाँ हिट किया इसलिए कि आपने इधर ले जाना था इसको, तो ये गोटी तो इधर चली गई और ये गोटी इधर चली गई। तो इसका मतलब ये केवल एक्स एक्सिस पे तो नहीं गई,
दोनों डायमेंशन में चलेगी, वाई में भी और एक्स में भी, तो हमें यहाँ पर 2 डायमेंशन मोशन लेना है, इस तरह का मोशन। मान के चलो कि जो आपका m1 है वो इधर चला गया और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा वाला आपका ये m2 जो है ये इधर चला गया कितनी वेलोसिटी से, v, ठीक है, बना। अब जब गया होगा तो कुछ एंगल पे भी गया होगा, उन एंगल्स के नाम की जरूरत है, थीटा फाई। ये थोड़ी वेलोसिटी इसकी छुप गई है तो ध्यान से बना लेना। ये हाँ, ये वर्ड ये समझ में आ गया था, यही हुआ है। हमने m1 जो कि u1 वेलोसिटी से जा रहा था, m2 जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा था, उसको हिट किया तो थोड़ा साइड से मैं हिट किया समझो आप, तो हुआ क्या कि m1 तो इधर को निकल गया और m2 इधर को निकल गया। सीधी टक्कर नहीं है, समझो थोड़ी साइड में लगेगी। जब थोड़ी साइड में लगेगी तो एक बॉडी इधर भागेगी और एक बॉडी इधर को भागेगी। और प्रैक्टिकली सोचो, ये मान ले ऐसे हिट हुआ, क्या होगा? जब ऐसे हिट करोगे तो हल्की सी टक्कर से ये तो अपना पाथ चेंज करके इधर को भाग जाएगी और ये किधर भाग जाएगी, ऐसे वही होगा, ठीक है। क्या पढ़ के आए हो अभी तक? कौन सा कोलिजन पढ़ रहे हो? इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व। जैसे पहले किया अभी भी वही करो। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ता नहीं। काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन तो लेनी नहीं है। बॉडी इधर जाए, बॉडी इधर जाए, कुछ भी जाए, चलनी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी होगी। डायरेक्शन से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। काइनेटिक एनर्जी या कोई भी एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसमें तो मुझे डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं। फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ m(u1)²। दूसरी बॉडी की क्या थी? हाफ m(2u2)²। ये भी चल रही थी, ये भी चल रही थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। अच्छा, टकराने चलने के बाद, सॉरी कोलिजन के बाद m1 v1², और दूसरी बॉडी m2, इसमें तो डायरेक्शन कोई रोल नहीं है। हाँ, जब मोमेंटम कंजर्वेशन की बात आएगी तो मुझे इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। इस वेलोसिटी का या मोमेंटम का कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, यानी मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग। अब हम लिख देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर आप लोग करवा दोगे तो बहुत अच्छा है, ताकि मुझे भी थोड़ा लगे कि तुम लोग कर रहे हो। मैं तो करा तो दूंगा। पहले क्या करो, x एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्व करो। पहले x एक्सिस पे मोमेंटम कंजर्व करो। मोमेंटम को कंजर्व करना है अलोंग x एक्सिस और करना है अलोंग y एक्सिस। करिए। कशिश, तुम्हारा स्कूल कौन सा बता रहे थे तुम? साइंस में ही हो। तुम्हारे पेपर कैसे होंगे? पास जाओगे? साइंस वाले को स्क्रीन में, साइंस वाले को डबल का 7 MCQ गलत हो गए। नहीं, ऐसे ही कह रहे थे। आउट ऑफ 35 नहीं आए, ज़्यादा होंगे, टीचर डराती है। अभी पेपर तो मिलने दो, जिस दिन पेपर मिलेंगे उस दिन बता। सृष्टि के आएंगे 37, 35 तो आ जाएंगे। नहीं 35 में से 35 है। ऐसे ना करो 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 करो। प्रणव बाबू, x एक्सिस पे तो ये पहले चली रही थी ना, तो इसका मोमेंटम कितना है? इसका मोमेंटम कितना है? ये भी x एक्सिस के अलोंग ही जा रहा है।
टकराने के बाद ये चला गया इधर, तो एक्स एक्सिस पे इसका कंपोनेंट कितना होगा, v1 का cos थीटा और इधर v1 का sin थीटा ऊपर चला जाएगा, तो m1 v1 cos थीटा और इसका इधर m2 v2 cos फाइव एंगल नहीं लगाया नीचे 5 हो गया। फिर y एक्सिस के अलोंग निकल लो, अलोंग y एक्सिस along y axis आया किसी काम से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए ये दोनों कौन सी एक्सिस पे चल रहे थे, एक्स एक्सिस पे, वाई पे तो चल ही नहीं रहे। जब चल ही नहीं रहे तो इसका भी कंपोनेंट 0 और ये भी 0। वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस के अलोंग ये चल कैसे रहे, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई पे तो कुछ है ही नहीं, ना इसका और ना इसका। टकराने से पहले ना इसका मोमेंटम है वाई एक्सिस के अलोंग, तो किधर को जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, तो ये तो है ही नहीं कुछ भी। टकराने के बाद जरूर कुछ हुआ, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आया v1 sin थीटा और इसका इधर आया v2 sin फाइव। बस ये माइनस की तरफ चला गया, तुम्हें माइनस पर आ गया, यही तो फर्क पड़ा। तो क्या आया, m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाइव। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर देंगे इसको, इससे ज्यादा आगे मुझे जाना नहीं, इतना ही याद है। इनइलास्टिक कोलिजन जब न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे तभी करेंगे, फिलहाल के लिए तो सिर्फ एक ही लाइन आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडीज स्टिक कर जाती हैं, टारगेट बॉडी और स्ट्राइकिंग बॉडी चिपक जाती हैं फॉर ए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कीचड़ वाला याद रखें, बिल्कुल कीचड़ वाला। ये कई बार फर्स्ट एग्जांपल इसलिए दिए जाते हैं कि याद रहे कि क्या हुआ। एक और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं कशिश, तुम्हारी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी? अरे अभी टीचर्स निकाल तो नहीं, टीचर्स क्या कर रही हैं, यही तो कर रही हैं टीचर्स। इसे क्या कहते हैं, वो कह रहे जी 35 नंबर का उड़ाया था हमने तो पूरा, बच्चा तो 30 ही का करके आया। एफिशिएंसी कहते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू किसी भी चीज की एफिशिएंसी। जैसे घर में मोटर लगी हुई है, 100 जूल इलेक्ट्रिसिटी खा रही है, काम करके दे रही है 60 जूल, तो 40 जूल का क्या कर रही है, तो तुम्हें गाने भी तो सुना रही है, आवाज कर रही है, टी आवाज है ना, और क्या कर रही है, हाथ छू के देखो, पापड़ सेक लो अपने, गर्म हो जाएगी। तो यानी हीट एनर्जी में भी लॉस हो रहा है, साउंड एनर्जी में भी लॉस हो रहा है। क्या करोगे उस हीट एनर्जी का, वेस्ट हो रही है, डिसिपेट हो रही है, सराउंडिंग में जा रही है। तो जो आवाज कर रही है उसका क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, वो भी वेस्ट हो रही है हमारे लिए। तो हमारी 100% एफिशिएंसी वाला तो कोई डिवाइस है ही नहीं, कोई डिवाइस ऐसा नहीं बना, आज तक ना बनेगा कि 100% एफिशिएंसी आ जाए। अगर एफिशिएंसी, ये जो आपके स्टीम इंजन होते थे ना पहले, कोयले वाले इंजन, उसकी एफिशिएंसी 8 से 10%, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 से 40%। मतलब 100 लीटर डीजल यूज करोगे, खरीदोगे, तो उसमें से 40 लीटर डीजल आपकी गाड़ी चलाने के काम आएगा, बाकी सब वेस्ट। बाकी सब फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, मशीन पार्ट्स के रगड़ने में, हीट पैदा करने में, साउंड पैदा करने में इंप्रूव है। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी और पेट्रोल इंजन की इससे भी कम होगी। पेट्रोल इंजन की इसीलिए पहले देखते हो डीजल इंजन की गाड़ी लोग क्यों खरीदते थे, उसके कई कारण थे। डीजल इंजन की गाड़ी क्यों खरीदी जाती है, डीजल सस्ता हुआ करता था हमारे देश में,
अब डीजल सस्ता था, दूसरा एवरेज अच्छी, तो आदमी जो बहुत ज़्यादा चलते थे गाड़ियों में वो डीजल की गाड़ियाँ खरीदते, क्योंकि डीजल सस्ता होता था, 40 रुपये 35 रुपये, पेट्रोल का होता था 70 रुपये उस टाइम, तो बड़ा गैप था इन दोनों में। और धीरे धीरे, लेकिन डीजल के अपने नुकसान तुम जानते हो, पॉल्यूशन बहुत होता है उससे, है ना, तो डीजल को गवर्नमेंट धीरे धीरे पेट्रोल के रेट पे ले आई है। लेकिन डीजल से और भी क्या फायदा होता है? डीजल ही क्यों यूज करते हैं ट्रक्स में, डीजल ही क्यों यूज करते हैं फॉर्च्यूनर में, इनोवा में या बड़ी गाड़ियों में, डीजल ही क्यों बनाते हैं? पेट्रोल अब बनने लगी, चलो पेट्रोल की गाड़ियां, अब तक डीजल ही क्यों बन रहा था? सोचिएगा, क्या फ्यूल की कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जो इन चीजों को डिसाइड करती है? कभी कभी यूट्यूब पे अच्छी चीजें भी देखा था। चलो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसे बोलते हैं ईटा। ठीक है ना? जैसे जूही की एफिशिएंसी 10 सवाल समझाता हूँ, 3 समझाते हैं इसे, तो ये एफिशिएंसी हुई इसकी 30%। ठीक है जी, 30% की एफिशिएंसी। आगे चलो, अब लिखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। चैप्टर खत्म हो गया आज थ्योरी वाइज, अब कई दिन तक तुम्हारे न्यूमेरिकल्स चलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और रेजिलियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका सिंबल है ई। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अभी आपको क्या पढ़ के आए थे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और एक पढ़ के आए थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनको डिवाइड कर दो, यानी v2 माइनस v1 ये क्या थी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और ये क्या आ गई नीचे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कितनी वेलोसिटी से ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही थी, एक दूसरे की तरफ बढ़ रही टकराने से पहले, और ये टकराने के बाद कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से ये सेपरेट हो रही है, इन दोनों का रेशियो। आगे चलो, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, for a perfectly elastic collision, perfectly elastic collision के लिए इस coefficient of restitution की वैल्यू होती है 1, लिख लीजिए। and for a perfectly inelastic collision इसकी वैल्यू होती है 0। कोई बता सकता है 0 क्यों आ रही? देखें कितने अलर्ट चल रहे, क्या चीज? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी? कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे तुम। जब बॉडीज आपस में टकराएंगी तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तो चिपक जाएंगी, तो इसकी वेलोसिटी भी v और इसकी वेलोसिटी भी v। जब v और v कट जाएंगे तो क्या आएगा? इसलिए e की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। परसों एक क्वेश्चन करवाया था, उसको एक बार रिपीट करा लूँ फिर मैं आगे चलूँगा। होता नहीं है, लेकिन हमारे जितने न्यूमेरिकल आएंगे उसमें 95% वही होंगे। हम मानकर चलते हैं आइडियल नहीं तो नियर अप्रोच मानकर चलते हैं कि भाई आसपास ही है उसके, थोड़ा बहुत है तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन लिखिए, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 25% क्या कर दी गई है? डिक्रीज। बताइए मोमेंटम में कितना % डिक्रीज आएगा? बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में 25% की कमी है। परसों मैं कराकर गया हूं,
जरा देखें प्लीज, 1 माइनस के कर दीजिए फटाफट आंसर निकालिए और 100 लेके करिएगा, 100 लेके। पढ़ के नहीं आ रहा। एक तो तुम्हें भानु की क्लास लेकर सी अच्छी सी आपके संडे को रुकी क्लास के बाद मैं सिखाऊंगा कैसे कैसे भानु लगता है। ठस मारा बस पिछली क्लास में पढ़ते हैं, वो तो पिछली क्लास में भी एक ठस मारा। नोट्स बना बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाना 70। हाँ सही, ये नोटबुक लाना भूल अभी दूसरी है ठस वाले नहीं, अच्छे वाले 75% कम ही आ गई, पता नहीं मुझे तो पता यार नहीं आंसर तो बता रहा। करिए भाई करिए, प्रणव कुमार। ये बात समझ में आ गई? डिक्रीज टू वाली बात समझ में आ गई? घटकर 25% रह गया या 25% से घट गया? कुंदू साहब आ रही है कि नहीं समझ में? लग तो आनी चाहिए। डिक्रीज बाय 20% और डिक्रीज टू 20%, इसका मतलब है घटकर 20% रह गया और वो घटकर 80 हो गया। 100 से 80 हो गया, 20% घट गया, पर 100 20 घट गया और ये कह रहा है घटकर 20 रह गया। समझ रहे हो बात? वो 80 घटा है और ये कितना घटा है? 20। चलिए एक क्वेश्चन, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन। चलो पहले एक छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन देता हूँ, फिर बाद में सुनता हूँ। एक बॉल है जो 40 मीटर हाइट से हमने रेस्ट से छोड़ दी, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला 9th क्लास का। 40 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया और टकराते ही बॉल ने 25% ऑफ इट्स एनर्जी को लूज कर दिया। ठीक, बताइए कितनी हाइट तक बॉल रीबाउंड करेगी? बॉल कितनी हाइट तक रीबाउंड करेगी? सिंपल क्वेश्चन। चलो आयन बाबू जल्दी से लड्डू क्वेश्चन। तूने क्या 25% और 40 निकाल दिया? अरे लड्डू इतनी तो लूज करी है उसने। 30 मीटर है, निकाला कैसे? ऐसे कैसे? ठीक है, ऐसे ही करना। लिखोगे तो सही, बात तो तूने कर दिया कि तेरा चल इसलिए गया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें आ रही, काइनेटिक एनर्जी तो फंस जाता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ बॉल के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी बॉल के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कब हो गई? कितनी लूज होने के बाद? तो इसका मतलब जो बाद वाली एनर्जी है, ये वाली, ये इसकी 75% है क्योंकि 25 तो खो दी उसने। बाद वाली एनर्जी इज 75% ऑफ पहले वाली एनर्जी। ठीक है, ये काट दीजिएगा। mgh किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
पहले वाली हाइट कितनी थी 40, एक ऐसे। हाँ क्या कह रहे हो? एनर्जी का कंजर्वेशन का लॉ है। कल तभी वीडियो पे लाइक नहीं आया, मैंने तो समझ ही गया था। एनर्जी का कंजर्वेशन है, एनर्जी कहाँ जाएगी। अगर वो कहता लूज नहीं हुई है तो मैं कहता फिर जिस हाइट से आई है उसी पे जाएगी। एनर्जी लूज कैसे होएगी? फ्रिक्शन दे नहीं रहे हो, एयर फ्रिक्शन दे नहीं रहे हो, एनर्जी कोई लूज करवा नहीं रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर तो जितनी एनर्जी लेकर आई थी उतनी से फिर बाउंस करके वापस पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, लूज करके। आगे चलिए, अभी मैं सिंपल वाले एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन, एक बॉल को हमने ऊपर से ड्रॉप किया h हाइट से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था एक बार देखना दोबारा से। नहीं, क्या फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वो दिया हुआ है E ग्राउंड से यहाँ, ठीक है। अब कहता है ये बॉल कई बार बाउंस करती है, एक बार बाउंस करेगी फिर यहाँ पहुँच जाएगी, फिर बाउंस करेगी फिर कुछ यहाँ पहुँचेगी, फिर बाउंस करेगी फिर कुछ यहाँ पहुँचेगी। कहता है फाइंड द हाइट attained by, find the height attained by ball after n rebounds। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी ये टकराएगी ग्राउंड से, मान लो 4 बार टकराएगी, तो बताओ चौथी बार में वो कितनी हाइट मेंटेन या अटेन करेगी। यहाँ कोलिजन है, हाँ है ना। किसका कोलिजन? ग्राउंड का किसके साथ? बॉल के साथ। बच्ची हो आ गया, फैन चला ले, बैठे। यहाँ कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है? बॉल और ग्राउंड के बीच में। फिर से याद करो दोबारा से, पहले आपने क्या लिया था? एक बॉडी ली थी m1 मास की, वो u1 वेलोसिटी से चलती आती थी, फिर m2 मास की बॉडी में टकराती थी, फिर टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज v1 v2 हो जाती थी। अब ग्राउंड को 2 नंबर वाली बॉडी ले लेते हैं और इसको 1 नंबर वाली बॉडी, ठीक है। ग्राउंड का तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही है और टकराने के बाद ग्राउंड की फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही होने वाली। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में ये वैल्यूज डाल दूं तो क्या बनता है जरा देख। अभी रुको, क्या फॉर्मूला था लिखो। अपॉन जरा पहले कोलिजन की बात करो, कितनी वेलोसिटी से ये बॉल ग्राउंड से टकराएगी। फॉर्मूला याद है डायरेक्ट। बॉल को आपने h हाइट से छोड़ दिया, बॉल यहाँ आई, टकराई, कितनी वेलोसिटी होती है? क्या फॉर्मूला रोज पढ़ते हैं? √2gh। कहाँ से निकाला है? v² - u² 2s। ठीक है, मैं आंखें पढ़ लेता हूँ, तो चेहरे भी पढ़ना बहुत अच्छे से काम है, ध्यान रखना, काम करें था पहले। हाँ, तो कितनी वेलोसिटी से बॉल टकराई उसका बताइए, कितनी वेलोसिटी से टकराई और कितनी वेलोसिटी से उठी ऊपर। बॉल आ रही है, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी? लेट अस से u1, यही है ना बॉल, यही ना बॉल। ये क्या है? ये क्या? ग्राउंड। ये तो चलना ही नहीं,
ना पहले ना बाद में, तो ये u1 वेलोसिटी से टकराई, फिर बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाया करती है v1, कितनी वेलोसिटी से ऊपर गई, यही तो निकालने को कह रहा हूँ, तब तो इसमें डाल देंगे मैं आपको डलवाओ तो v20 हाँ v1 बताइए कितना, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा, देखो जरा क्या है। समझा गई? नहीं आई ना दीक्षा? नहीं आई ना? बताना जरा क्या करेगा। ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ उठेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v1, तो हमने इस डायरेक्शन को माइनस ले लिया, इसलिए इसकी वेलोसिटी कितनी ले ली। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको भी देख लो। इस अब लिखना नहीं, इसको a से b मोशन को कंसीडर करो, a से b इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रहा हूँ, यहाँ तक आते 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 फाइनल वेलोसिटी, तो अगर मैं वो उस वाली इक्वेशन लगाऊं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as वाली, तो फाइनल वैल्यू इनिशियल जिससे उठी है v1 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू h1, तो v1 किसके बराबर आ गया, ये वहीं से उठाया मैंने, कुछ नया नहीं करा इसको, तो इसको मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल यहाँ से, ये छोटे बच्चों वाला काम नहीं करेंगे, कई बार कर चुके हैं। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें क्या कट गया, तो √2g कट गया, तो अंडर रूट में क्या बच गया h1/h2, h अंडर रूट में अंडर रूट हटा दूं, स्क्वायर लगा दूं, तो इससे क्या पता लगा h1 जो है इसके बराबर है। अभी हम थोड़ा सा पॉज लेंगे और इसको यहीं रोक देंगे, अब आगे चलें। ये बात समझ आ गई? जिसको समझ में ना आई हो 4 बार 6 बार 10 बार पूछ लो, मैं वही बताऊंगा, जब तक चलने मत दिया करो। ये बात मैं पहले भी कहता हूँ, ये कोई भी टीचर है हम तीनों में से कोई भी, जब तक समझ में आ जाए किसी को आगे बढ़ने देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पैसे दे रखे, फीस में अपनी मर्जी से लेता हूँ, पढ़ाई अपनी मर्जी से करवाया करो जैसी तुम चाहते हो। काम खींचना सीखो, टीचर की नहीं आ रहा समझ में, बार बार समझाता हूँ इस चीज़ को मैं तुम्हें। पैसे लेते हैं तुमसे, खाली नहीं बैठे हुए, फ्री में नहीं आ रहे हो, घर मार्क नहीं है, फीस हम जितनी मांगते हैं उतनी दे रहे हो, तो पैसे पढ़ाई अपने हिसाब से खींचा करो। नहीं आ रहा समझ में पूछो, बोले नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करें, दोबारा तरीका दूसरा तरीका ढूंढ के लाओ, लाएंगे हम ढूंढ के, नहीं तो होमवर्क कुछ तो करेंगे, ऐसे थोड़ी है। पूछते पूछोगे नहीं तो फिर सारा गेम, फिर तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। स्कूल के टीचर से पढ़ लो, पूछना सीखो भाई, नहीं आ रहा तो पूछोगे, नहीं मेरे को तो ये भी नहीं आ रहा, 2GH कहाँ से कर रहे हो, क्या होगा, 2 गालियाँ दे दूंगा बस, समझाऊंगा तो सही, तो गालियाँ दे दूंगा, ताने मारने की मेरी गंदी आदत है, मैं क्या कर सकता, ताने भी ना मारूं, बताओ। एक तो चीज़ मेरी घर से डांट का क्या हो, फिर यहाँ भी ना डांटे। मास्टरों को ये फायदा मिलता है, मैं टीचर देखो क्या चिल्लाती है सारी, घर में लड़के आती है सब बच्चों को निकालते। चलो अगले पे आ रहे, अब आप इसको छोड़ दो, अब आप बॉल को यहाँ से गिराओ, बॉल फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अब मुझे h1 और h2 में कुछ ऐसा सही और दोबारा करके दो, एक बार आंसर निकला। अब ये भूल जाओ, अब ये नहीं ऐसा निकलवा दो, वो तो मुझे भी पता है, इसको छुपा दो। अब बॉल यहाँ पहुँच गई ना, अब बॉल को गिराओ, बिल्कुल जैसे पहले गिराया था, बॉल को गिराओ और बॉल को v2 वेलोसिटी से फिर ऊपर उठाओ, कर लो, सॉरी v2 से v1 से कर लो जरा। फिर से देख लो, अगर नहीं आ रहा समझ में, इधर देखो, ये देखो जी h1 हाइट, बॉल h1 हाइट से गिरेगी, जब h1 हाइट से गिरेगी तो यहाँ आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, √2gh1 हो जाएगी ना। अभी बॉल कहाँ है, यहाँ है ना, यहाँ से जब गिरेगी, यहाँ से जब गिरेगी ऊपर से, तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2gh। अब यहाँ से इस वेलोसिटी से उठेगी, कितनी ऊपर जाएगी,
H2 तो सॉरी V1 कितना है? आएगा? इन दोनों को उठा के फिर वहां पटक देखो क्या है, देखो जरा जल्दी से बताओ क्या है। 0 माइनस रूट 2GH1 अपॉन H2 आएगा। H2 आएगा। H2 से आगे H2 अच्छा V1 है, मेरे से गलती हो गई। H2 आएगा। तो इस बार E आ गया आपका, E स्क्वायर आ गया H2 बाय H1। तो H2 कितना आ गया? E स्क्वायर H1 और E H1 तो निकाल चुके आप, H1 तो निकाल चुके आप, तो इसकी जगह E स्क्वायर H रख दो, तो कितना आ गया? E4H आ गया। बस अब मुझे इसी चीज को एनालाइज करना कि ये हो क्या रहा है। तो सिमिलर सी चीजें आ रही हैं। जब हमने पहली बार बॉडी को ऊपर से गिराया तो हाइट कौन सी थी? H। तो जब हमने H1 निकाला तो कितना आया? E स्क्वायर H। जब हमने H2 निकाला तो कितना आया? E4H। ऐसे ही अगर आप H3 निकालोगे तो आएगा, नजर आ गया होगा। इसका मतलब अगर मैं HN निकालता हूं 2N, 2 का भाड़ा चल रहा है। ये फाइल जेई में खूब क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखेगा तो बस E की वैल्यू और H की वैल्यू डालो और आंसर निकल जाएगा जल्दी से। बस अब 2 4 6 8 आएगा तो 2 के मल्टीपल आ गए तो 2N लिख दिया। और H कौन सी हाइट है? वो पहले वाली जिससे हमने शुरू में ड्रॉप किया था। समझ में चलेगा? पापा कैसे खिला देता हूँ नहीं तो कंजूस आदमी। अच्छा कंजूस जा रहा है कल पता क्या है? कल ही बता रहा कल मानता ही नहीं, डब्बे खा रहा है आजकल। ठीक ठीक बता रहा डब्बे खा रहा है। ठीक है सर, बाकी तो ऐसे बता रहे थे फिर मानता नहीं डब्बे उड़ा रहे। एक और क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को हमने थीटा एंगल स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर दिया उधर की तरफ। क्या आप बता सकते हैं ये कितनी हाइट तक ऊपर चला गया है? मुझे ये हाइट बता दीजिए। इस हाइट की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो बॉडी को उठा, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, आपने यहाँ से वर्क किया और इसको उठा के ऊपर ले गए तो इसमें क्या स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो आप बोलोगे ये mgh। h तो बता दो है कैसे है? जो ऊपर जाएगी तो वो तो L ही रहेगी ये तो L ही रहेगा और उसका इस पे ये बच गया L L माइनस H। अगर यहाँ पर देखें ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, cos थीटा लगाइए सॉरी L माइनस H अपॉन L। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ से H निकालेंगे L इंटू 1 माइनस, ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार न्यूमेरिकल्स में आएंगी और आप बार बार निकालते नहीं रहेंगे।
ये रिजल्ट्स याद रखिएगा। कितनी हाइट ऊपर गई किस चीज पर डिपेंड करता है, लेंथ पर और कितना एंगल आपने निकाला। और ध्यान रखिएगा ये एंगल छोटे ही हैं, बहुत छोटे एंगल हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाया था बहुत दिन पहले मैंने आपको, एक प्लैंक्स थे उसमें, एक प्लैंक, दो प्लैंक, बुलेट मारी थी उसमें हमने, कह रहे कितने प्लैंक के बाद रुकेगा। आंसर याद है? आंसर याद है किसी को? नहीं, चलो लो जी, ये प्लैंक है हमारे पास और इस प्लैंक में v वेलोसिटी से एक बुलेट को आपने हिट कर दिया। v वेलोसिटी से बुलेट हिट हो गई और बुलेट के टकराते ही बुलेट लूजेस, आर्यन लूजेस 1/20th ऑफ इट्स वेलोसिटी। जितनी वेलोसिटी से चल रही थी उसका 20वां हिस्सा हर बार वेलोसिटी लूज कर देती है, सॉरी हर बार, हाँ, बॉडी लूज कर देती है, वेलोसिटी यानी कम हो रही है। कहता है बताओ कितने प्लैंक लगाने के बाद हम इसको रोक दें। करिए कोशिश। हाउ मैनी प्लैंक्स are needed to stop the body? ये आप लोग ही करेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, बताइए जल्दी से ट्राई करिए। उसको क्या हो गया बाबा को? सो रहा है। नहीं नहीं, एग्जाम चल रहे हैं यहाँ तो उसके।